Welcome Fox. So I hope you enjoyed chapter first, and if you hadn't watched that video, I request you to just finish first video first and then come to this video so that you get better information and better understanding of concepts. So in this video we are going to start it off with chapter second. So now let's get started. So guys, chapter second is modern historians of ancient India. हमने लास्ट वीडियो में देख लिया कि एंशिएंट इंडिया पढ़ना ही क्यों है, why it's required to read ancient Indian history. In this video we are going to discuss about the historians that had started writing it down on the history of India. देखो ठीक है, आपको पता है पहले हम कॉलोनियल पावर के अंडर थे, तो उन्होंने अपने हिसाब से चीजें बहुत सारी मॉड्यूलेट करी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है. उसको हमने इम्प्रोवाइज किया है बिकॉज वी हैव फैक्ट्स, वी हैव ट्रूथ विद अस, सो बिकॉज ऑफ दैट वी हैड इम्प्रोवाइज्ड ऑन दैट. बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हिस्टोरियंस दैट हैड रिटन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड दे हैड स्टार्टेड ऑफ documenting history itself. So now let's get started by discussing it. Firstly, the question came why the colonial power ever thought of कि चलो Indian history को देखते हैं and we have to read, we have to translate, because देखो हमारी जो हिस्ट्री थी वो डेफिनेटली हमारी लैंग्वेज में थी एंड दे वर इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज, तो उन्हें वो समझने में डेफिनेटली प्रॉब्लम होना था, तो उन्हें वो ट्रांसलेट करने की जरूरत पड़ी. अब क्वेश्चन ये उठता है कि कॉलोनियल पावर को इतना एफर्ट डाल के वो करने की जरूरत ही क्या थी, कि why they needed at all to just translate the documents. So when Bengal and Bihar came under rule of East India, give me a second, East India Company in 1765, they found it difficult to administer Hindu law of inheritance. उन्हें समझ ही नहीं आया ये हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है, जैसे इंडिया के केस में है ना कि जो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंगली जो बच्चा मतलब जो बॉय होता है घर का उसे वो सारी इनहेरिटेंस में चीजें मिलती हैं, तो उन्हें वो चीजें समझ ही नहीं आती थी. अब वो समझने के लिए उन्हें क्या करने की जरूरत थी. In 1776, Manusmriti was translated into English as a code of Gentoo laws. अब ये लॉज बना मतलब ये पर्टिकुलर ट्रांसलेशन की उन्हें इसलिए जरूरत पड़ी. हमेशा अपनी जरूरत के लिए ही कॉलोनियल पावर ने सब कुछ किया है, हमारी बेटरमेंट के लिए कभी कुछ नहीं किया. जैसे कई लोग बोलेंगे ना रेलवे ट्रैक्स डाले, तो वो उन्होंने अपने लिए किया था. एनी हाउ वी वर बेनिफिटेड फ्रॉम दैट, दैट्स फॉर श्योर, बट सम हाउ यू शुड नॉट गिव ओवर क्रेडिट टू देम. तो ठीक है, क्रेडिट की जरूरत है पर ओवर चीजें नहीं होनी चाहिए फॉर दैट. So 1776 में इसलिए ये ट्रांसलेशन होना स्टार्ट हुआ. Then they understood पंडित्स फॉर हिंदू एंड मौलवीज फॉर मुस्लिम्स वर एसोसिएटेड विद ब्रिटिश जज टू एडमिनिस्टर सिविल लॉस. आपको पता होगा कि जैसे अकबर वगैरह के जो सीरियल्स भी आते हैं उसमें भी जो ये मुगल्स थे जब भी ये कोई डिसीजंस लेते थे तो मौलवीज होते थे, राइट. तो अगर आप हिंदू रूलर्स की बात करो तो उनके पास ब्राह्मण्स होते थे. तो इसलिए उन्हें जो भी इंडियंस थे, जो प्रजा थी, जो इंडियंस थे, नॉर्मल सिटीजन्स थे, उन्हें शुरू से आदत थी कि ये मौलवीज या जो भी अपने धर्म के नाम पे बहुत सारे डिसीजंस लेने की. आज भी आप देखो हमारे बहुत सारे कस्टम्स धर्म के नाम पे आज भी लोग करते. इवन दो यू मस्ट बी वेरी एजुकेटेड, यू मस्ट गिव पॉइंटर्स फॉर ईच एंड एवरीथिंग, इवन देन बट यू डू इज somehow you always we always do same things कि जो हमारे बड़े करते आ रहे हैं. सेम कस्टम्स, घर में कोई भी फंक्शन है वी विल हैव हवन एंड ऑल. अगर आप किसी और धर्म से हो तो उसके अकॉर्डिंगली आप कस्टम्स करोगे, विच इज वेरी गुड. आई एम नॉट अगेंस्ट इट एंड आई एम अ पर्सन हु फील एंड बिलीव दैट गॉड इज समथिंग वी ऑलवेज बिलीव इन. तो वो नहीं है, बट आई एम गिविंग यू एग्जांपल कि ऐसा है, हम आज भी करते हैं. तो उस समय उन्हें और ज्यादा जरूरत थी, मतलब उस समय क्योंकि वो उसी माहौल में आगे चल रहे थे. सो दे वर इंक्लाइंड टुवर्ड गेटिंग देयर इश्यूज रिजॉल्व्ड बाय पंडित्स for Hindus and by Maulavis for Muslims. So that's why British judge जो होते थे उनके साथ ये बैठते थे पंडित्स और मौलवीज, ताकि उन्हें बता सके कि पंडित्स के अकॉर्डिंगली, हिंदू रूल बुक के अकॉर्डिंगली इस चीज का क्या मतलब क्या उसका रिजॉल्व उसे कैसे किया जा सकता है, उसकी क्या पनिशमेंट दी जा सकती है, और सेम एज इट इज मौलवीज उन्हें बताते थे. तो ये उस तरह का सर्कमस्टांसेस थे. तो इसलिए उन्हें जरूरत लगती थी कि अब कब तक हम इन पे डिपेंडेंसी रखेंगे पंडित्स पे, मौलवीज पे. इसलिए उन्होंने सोचा कि हमें चीजें ट्रांसलेट तो करनी पड़ेंगी, पर फॉर द टाइम बीइंग उन्होंने पंडित्स और मौलवीज को अपने साथ एसोसिएट किया था. देन कम्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784 इन कैलकाटा. अब देखो दो सोसाइटीज हैं, एक एशियाटिक सोसाइटी, एक बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी है. अब देखो एशियाटिक मतलब पूरा एशिया, बॉम्बे मतलब एक स्टेट. मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, तो इसलिए आप समझना कि एशिया बड़ा है, तो इसलिए पहले एशिया मतलब सबसे पहले बॉम्बे से पहले एशियाटिक सोसाइटी स्टैब्लिश हुई थी 1784 में. और अगर हम बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी की बात करें वो हुई थी 1804 में, उसके बाद. ठीक है, ये आप जरूर याद रखना. तो ये सब रूल्स बुक को उन्हें कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी बिठाई, मतलब एस्टैब्लिश की. तो दिस वाज सेटअप बाय सिविल सर्वेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी सर विलियम जॉन्स. 1746 से 1794 में वो रहे थे. हु ट्रांसलेटेड ड्रामा नोन एज अभिजना शकुंतलम इनटू इंग्लिश इन 1789 एंड भगवद गीता बाय विल्किंस इन 1785. सो बेसिकली इस तरीके से जो ट्रांसलेशन है वो होना स्टार्ट हुआ. आपको ये याद रखना है एशियाटिक सोसाइटी जो थी वो विलियम जॉन्स के द्वारा स्टैब्लिश की गई थी. देन कम बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी. सो बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी जो थी वो 1804 में सेटअप हुई थी एंड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वाज सेटअप इन लंदन
इन 1823। ये जो है बंगाल में स्टैब्लिश हुई थी एशियाटिक सोसाइटी, राइट। और अगर ब्रिटेन की बात करें वो बाद में हुई थी, बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी के भी बाद में। So these were the societies which were set up translate Indian sculpture, Indian literature into the English part, like into English, so that जो यूरोपियंस हैं या जो ये इंग्लिशमैन थे ये उस चीज को पढ़ सके और उन चीजों के अकॉर्डिंगली डिसीजंस ले सके। Hello guys, I hope you are enjoying the session, but this is a quick pause over where I want you to understand the importance of backup plan. I do know that you are putting your 100%, but still it's always advisable to have backup plan where you can monetize the skill set that you are gathering throughout this UPSC preparation. How to do that, how everything will work, I will let you know when you subscribe to my dedicated YouTube channel where I let people know कि कैसे वो जो उनके पास skills है, skill set है, उसको वो monetize कर सकते हैं। And everything is intact with you. आपके पास सारे skill set है, जितनी आप grind में से निकल रहे हो, you do know about lot of things, but the only thing that you do not know right now, तो उसे कैसे monetize कर सकते। So I had shared my lived experience over there on my another YouTube channel that is dedicated to Plan B, or I always call it as a reinvention journey. So just check it out, the link in the description, and subscribe to that YouTube channel right now, ताकि आपको वो सारी की सारी जर्नी का पता चल सके, आप मेरे वो lived experiences से benefit उठा सके। So I hope you will do that right now, and now this is the time to get back to the video. So इसलिए स्टार्ट हुआ इंडोलॉजिकल स्टडीज। इंडोलॉजिकल स्टडीज का मतलब इंडिया की स्टडी करना स्टार्ट हुआ, बट लेटर ऑन यू विल अंडरस्टैंड कि इंडोलॉजिकल स्टडी तो थी बट इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव नहीं था। पर्सपेक्टिव क्या था? इंपीरियलिस्टिक। जो थॉट प्रोसेस था, जो आइडियोलॉजी थी, वो टोटली इंपीरियलिस्टिक थी। मतलब उनका क्या था कि हम डेफिनेटली वो उस समय रूलिंग में थे, बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर रूल कर रहे थे, तो इसलिए उनका सोचना ये था कि वी आर मोस्ट सिविलाइज्ड पर्सन्स ऑन द अर्थ एंड इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक अदर सिविलाइज्ड, दैट्स व्हाई वी आर सर्विंग एंड वी आर कॉलोनाइजिंग अदर कंट्रीज टू मेक देम सिविलाइज्ड, दैट्स व्हाट दे सेड। तो इसलिए उनका पूरा माइंडसेट इस तरह से ही चलता था। और उन्होंने जब इंडिया के बारे में भी स्टडी किया तो उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को भी इस तरह से पोर्ट्रेट किया कि वी वर नॉट हैविंग सेंस ऑफ हिस्ट्री, वी वर नॉट वेरी गुड विद कैप्चरिंग फैक्ट्स, वी वर नॉट दैट मच इनटू डेवलपमेंट, वी वर इनटू अदर वर्ल्डली थिंग्स। तो बहुत सारी चीजें थी, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने इस तरह से पोर्ट्रेट किया बिकॉज ऑफ इंपीरियलिस्टिक माइंडसेट। बट जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे? इंडिया। इसलिए इंडिया की स्टडी को क्या बोलते हैं? इंडोलॉजिकल स्टडी। सो ये स्टार्ट किसने किया था? विलियम जॉन्स ने। और आपको पता है एशियाटिक सोसाइटी भी विलियम जॉन्स ने ही सेटअप की थी। तो ग्रेटेस्ट पुश जो इसे मिला था वो मिला था मैक्स मुलर के द्वारा, क्योंकि मैक्स मुलर आगे देखेंगे 1857 के बाद जो 1857 की रिवॉल्ट हुई थी उसके बाद उन्हें समझ में आ गया था, क्योंकि आपको पता होगा 1857 की जो रिवॉल्ट हुई थी उसमें भी बेसिकली जो कंसेप्ट था वो रिलीजियस कंसेप्ट ही बीच में आया था, कि उन्हें ऐसा लगता था कि हमारे जो रिलीजन है उसको थ्रेटन कर रही है, जो ये कॉलोनियल पावर हमारे ऊपर बैठी है ये हमारे रिलीजन को थ्रेट कर रही है। क्योंकि मुस्लिम्स को लग रहा था हमारा रिलीजन थ्रेट में है, हिंदूज को लग रहा था हमारा रिलीजन थ्रेट में है, इसलिए उन्होंने इकट्ठे आगे उसके खिलाफ रिवॉल्ट किया था। और इस पॉइंट में उन्हें समझ में आ गया था कि इन्हें इकट्ठे तो नहीं होने देना है, और साथ साथ हमें ये भी समझना है कि इनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स है क्या। तो आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857 they believed that they need better understanding of India, thus translation on massive scale take place under editorship of मैक्स मुलर। तो इसीलिए मैक्स मुलर के द्वारा मैक्सिमम पुश दिया गया था इस चीज को, मतलब ट्रांसलेशंस को। तो पब्लिश 50 वॉल्यूम्स अंडर सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट सीरीज में। और उनका कहना क्या था? एंशिएंट इंडियंस लैक्ड सेंस ऑफ हिस्ट्री, कि एंशिएंट इंडियंस के अंदर हिस्ट्री की सेंस बहुत कम थी और वो बहुत कम इस वर्ल्ड के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमारे जो हमारे लिटरेचर है वो बेसिकली जो था वो रिलीजियस लिटरेचर ज्यादा था और जो सेकुलर लिटरेचर है वो काफी कम था। तो दैट्स हाउ दे थॉट एंड दे स्ट्रेस दैट इंडियंस हैड नाइदर एक्सपीरियंस फीलिंग ऑफ नेशनहुड नॉर एनी काइंड ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। उनका कहना ये था कि इंडियंस जो है उन्हें नेशनहुड पता ही नहीं है क्या होता है, उन्हें पता ही नहीं कि नेशन क्या होता है। वो हमेशा, क्योंकि आपने जो आगे पढ़ेंगे अगर नहीं अभी तक पढ़ा है, कि डिफरेंट जो डायनेस्टीज थी वो डिफरेंट एरियाज के ऊपर कैप्चर करके वहां रूल करती थी। जो जैसे हमने अभी डिस्कस किया था ना चक्रवर्तीज, तो चक्रवर्ती जो रूल था वो काफी मतलब 2-3 बार ही हिस्ट्री में रहा है, ज्यादा बार नहीं रहा है। तो वो सब चीजों के कारण दे थॉट कि नेशनहुड की तो फीलिंग ही नहीं थी, हर कोई इंडिविजुअली अपनी अपनी स्टेट को रूल कर रहा था। एज अ नेशन दे वर नॉट थिंकिंग दैट वी आर भारतीय या इंडियंस बाय नेशन। तो दैट्स व्हाट दे थॉट कि इंडियंस में नेशनहुड का सेंस ही नहीं है, उन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट का कुछ पता ही नहीं है, सेल्फ गवर्नमेंट होता क्या है। दैट्स व्हाट दे पोर्ट्रेट अस in the world. So this was their perspective. Hey guys, we are almost there. We are almost there to end this video. So here is a quick reminder. If you had not subscribed to my another YouTube channel, then do that right now and have a credible backup plan ideas that actually work. And I'm with live proof in front of you that these plans had worked. So subscribe to that because I don't want you to end out or miss out on the opportunity
that is in front of you. So now let's get back to the video where we will end this topic. But before that, do subscribe to the channel by clicking on the link given in the description below. And Early History of India by Vincent Arthur Smith, who prepared first systematic history of ancient India in 1904. What he said, his approach was totally pro-imperialistic. As I told, imperialistic means those who favor the ideology of British, and they think that Britishers are the supreme, and Indians and other nations, other countries that are their colonies, they are very inferior to them. So this was thought process of them, and India was presented as land of despotism, which didn't experience political unity until establishment of British rule. That's what they thought कि British rule जरूरी है ताकि उन्हें समझ में आए कि political unity क्या होती है, nation state क्या होता है. ये समझाने के लिए Britishers को इंडिया के ऊपर रूल करना पड़ेगा, और ये इस thought process के साथ उन्होंने यहाँ पे इंडिया में आके अपना रूलिंग का प्रोसीजर स्टार्ट किया था. So that's what they thought, and that's what they brought up as a history of India. So these were some of the main modern historians of ancient India. And you understood about Max Muller, William Jones, and Vincent Arthur Smith. These were the main names that we understood in this whole series, and we understand about the background कि क्यों translation start हुआ, क्यों history की study start हुई इंडिया में, because that was their need, that was required. क्योंकि देखो आप जिनके ऊपर रूल कर रहे हो पहले उनको समझने की जरूरत है, तभी आप उनके ऊपर तरीके से रूल कर पाओगे. तो यही रीजन था जिसके कारण इंडियन हिस्ट्री की जो स्टडी थी वो स्टार्ट हुई. So this was all about modern historians of ancient India. I hope you understand them. I hope you get to know about historians. Basically names that we discussed were William Jones, Max Muller, and Vincent Arthur Smith. So I hope the session was clear. If you have any doubt, just let me know by commenting in the comment box below. And also let me know what are your biggest takeaway from this whole session. What is your thought process? अपनी एक summary बना के just write it down in the comment box. I want to see what you had learned in this particular video. If you will write it down, तो जैसे मैं हमेशा note making के लिए बोलती हूँ, तो that will become your note, and that will be something that you had absorbed from this whole video. So I will love to see your comments in the comment box below, and I will see you in the next video. Till then, bye bye.